हेलो दोस्तों, साइंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जहां हम लोग कल ख़त्म किए थे प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया था, सिराजुद्दौला भी समाप्त हो गया था। अब आज जो नया नवाब बनने जा रहा है उसका नाम है मीर जाफ़र। ठीक है ना, मीर जाफ़र। ये गद्दी पर कब बैठता है मीर जाफ़र? 1757 ईस्वी में। ठीक है ना, ये गद्दी पर बैठता है 1757 ईस्वी में और 60 तक ये गद्दी पर बैठता है। मीर जाफ़र जब गद्दी पर बैठता है तो काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों को दे देता है। क्या देता है? 24 परगना की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे देता है ना। इसीलिए इसे कहा गया है क्लाइव का गीदड़। किसे? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को कहा गया क्लाइव का गीदड़। यह क्लाइव का गीदड़ था, जैसा चाहता था वैसा क्लाइव जो है इसको नचाता था। ठीक है ना। 24 परगने की जमींदारी दे देता है ये। उसके बाद 2,34,000 रुपया, कहीं कहीं रुपया आया है, कहीं कहीं पौंड आया है, ये हर्जाने के रूप में देता है। किसको? क्लाइव को देता है। क्लाइव को भेंट करता है। कितना? 2,34,000 रुपया कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं पौंड आता है। 2,34,000 पौंड है ना। ये जो है क्लाइव को नजराने के रूप में भेंट कर देता है। उसके बाद जो है ये 50 लाख रुपया और देता है अंग्रेजी फौजों को हर्जाने के रूप में। यानी काफ़ी कुछ। 24 परगना दे देता है। उसके बाद 2,34,000 पाउंड क्लाइव को स्पेशली देता है। 50 लाख रुपया अलग से देता है। यानी पूरा का पूरा कोष खाली कर देता है मीर जाफ़र। उसके बावजूद भी जो है अंग्रेज इससे कुछ न कुछ मांगते रहते थे, जिसे ये नहीं दे पाया। जब ये नहीं दे पाया तो इसको भी हटा देते हैं और इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर सब बैठा देते हैं। लेकिन इधर देखते हैं कि 57 में गद्दी पर बैठता है। 60 में जो है लॉर्ड क्लाइव वापस ब्रिटेन चला जाता है ना, इंग्लैंड चला जाता है। जब ये इंग्लैंड चला जाता है तो हालवेल नाम का एक व्यक्ति था जिसे अस्थायी गवर्नर बनाया जाता है। यानी जब ये चला जाता है ब्रिटेन क्लाइव, तो इसके स्थान पर हालवेल को अस्थायी गवर्नर बनाया जाता है। अस्थायी, कहाँ का? बंगाल का। अस्थायी गवर्नर बना दिया जाता है हालवेल को। उसके बाद 1 जुलाई 1760 में ही ये हालवेल क्या करता है कि अपना ये जो पद है उसे हेनरी वेंसिटार्ट को सुपुर्द कर देता है। हेनरी वेंसिटार्ट को दे देता है। ये अस्थायी था, ये अस्थायी है। हेनरी वेंसिटार्ट इसको क्या करता है? इसको गवर्नरी जो है सुपुर्द कर देता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मीर जाफ़र जो है काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ों के डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, मतलब सह नहीं पाया। जितना अंग्रेज मांगते थे उतना ये कितना देगा, कहाँ से देगा? जब खजाना में रहेगा तब ना। और खजाने में जो आ रहा है, आय के जो स्रोत है, उस पर भी अंग्रेज जो है कि चोट पहुँचा रहे हैं। वो जो है मुफ्त व्यापार कर रहे हैं, शुल्क कहीं भी शुल्क नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे खजाने पर तो असर पड़ ही रहा था। और दूसरे जो कुछ खजाने में था वो सब के सब इसने लुटा दिया। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड अंग्रेज करने लगे कि और कुछ मांगने लगे, तो ये नहीं दे पाए। जब ये नहीं दे पाया तो इसको जो है हटा देते हैं सब। किसको? मीर जाफ़र को। यही वेंसिटार्ट ही हटाता है। वेंसिटार्ट क्या करता है? मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देता है। यानी अब ये मीर जाफ़र की जगह आ जाता है मीर कासिम। मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना। मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। देखा जाए तो 1765 इसका पीरियड लिखा जाता है, बट उसके पहले इसको भी हटा दिया जाता है। तो जब ये मीर कासिम गद्दी पर बैठता है तो ये पहला काम क्या करता है मीर कासिम कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके मुंगेर लेके चला जाता है। आप लोगों को हम बताए थे कि मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी कौन बनाया था? मुर्शीद कुली खां। कौन बनाया था? मुर्शीद कुली खां।
ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को लेकर के आया था। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के चला गया मीर कासिम। क्यों लेकर के चला गया? क्योंकि यह जो है अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से काफ़ी परेशान हो गया था। यानी मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप बढ़ गया था और कलकत्ता से बहुत ज़्यादा दूर तो था नहीं, इसलिए क्या सोचा कि और ज़्यादा दूर कर दें, यानी मुंगेर लेकर के चले जाएं ताकि अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है ना वो कम हो जाए। दूसरी चीज़ कि जब ये गवर्नर बना, ये 3 जगह की जमींदारी, मतलब 3 जगह अंग्रेज़ों को दे देता है। जमींदारी क्या देता है, बल्कि अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों के हवाले कर देता है। कौन सा 3 जगह था? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। ये 3 जगह जो है ये अंग्रेज़ों को दे देता है। इसके बदले में अंग्रेज़ क्या कहते हैं कि अब हम आपको, किसको? मीर कासिम को। ये जो 3 जगह मिलता है इसके बदले में अंग्रेज कहते हैं कि अब मीर कासिम को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सैन्य सहायता देंगे, है ना। इतना बड़ा चीज़ पा जाते हैं वो सब, और उसके बदले में वो कहते हैं कि अब हमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी अब हम क्या करेंगे, अरे जब भी मीर कासिम को ज़रूरत पड़ेगी हम इनकी जो है सैन्य सहायता करेंगे। अब मीर कासिम क्या करता है, राजधानी को दूर ले जा करके अपने राजस्व की वृद्धि करने की कोशिश करता है, यानी शासन और प्रशासन पर ध्यान देता है। इसी ने खिजरी जमा नामक एक कर लगाया था बंगाल में। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कभी भी पूछ दे। खिजरी जमा, खिजरी जमा नामक कर कौन लगाया था? कलकत्ता में मीर कासिम ने ही लगाया था, ठीक है ना। मीर कासिम खिजरी जमा नामक कर लगा देता है। लगाने के बाद ये जो है पूरी तरीके से अपने शासन प्रशासन पर ध्यान देता है, राजधानी भी अपनी दूर कर लेता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मीर कासिम को तब हुआ जब ये अंग्रेज अपने जो इनको छूट दिया गया था, उसके वो जो मुग़ल सम्राट था फर्रुखसियर, जो शाही फरमान जारी किया था, उसमें क्या कहा था? वो उसमें यही कहा था कि ये समस्त व्यापार का जो आयकर है, चाहे जो आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसके थ्रू जितने भी सीमा शुल्क है सारे शुल्कों से वो मुक्त कर दिया था। तो अब जब अंग्रेज के सारे सामान शुल्क मुक्त हो गए थे तो अंग्रेज क्या करते थे, एक दस्तक प्रथा लेकर आए थे। दस्तक, ये दस्तक क्या था? ये दस्तक एक तरीके का मुहर होता था जो कंपनी का जो हेड होता था उसके पास रहता था। जब कंपनी अपनी कोई भी सामान व्यापार, मतलब कि कोई किसी का व्यापार जब करता था तो उस पर क्या करता था, ये मुहर लगाता था दस्तक के थ्रू, और वो मुहर लग जाने से वो सामान फ्री हो जाती थी, यानी कि अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो अंग्रेज एक तो टैक्स देते नहीं थे, दूसरा अब इसका दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग क्या करने लगे कि यहाँ के भारतीय जो व्यापारी थे इनको भी कहते थे कि आप थोड़ा सा हमको पैसा दे दीजिए तो हम आपके सामान पर भी मुहर लगा देंगे, तो वो भी मार्केट में फ्री हो जाएगा, यानी कि कोई भी टैक्स या चुंगी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा धनराशि जो आप जो है कि अपने नवाब को देते हैं उसका थोड़ा बहुत हमको दे दिया करिए, हम क्या करेंगे, आप मुहर लगा देंगे। जब मुहर लगा देंगे तो अब आपका सामान भी, उस पर भी जो है कि कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। तो यही करने लगे सब, यानी जो पूंजी जानी चाहिए राजस्व में, यानी कि नवाब के राजस्व में जाना चाहिए था, वो पूंजी अब अंग्रेजों के पास आने लगा। अपने तो दे ही नहीं रहे थे, भारतीय व्यापारियों से भी ये वसूलने लगे इसके थ्रू, दस्तक के थ्रू, यानी इसका दुरुपयोग करने लगे। इससे मीर कासिम काफ़ी तंग आ गया। जब तंग आ गया तो मीर कासिम भी क्या किया कि परेशान होने के बाद 2 साल के लिए समस्त कर, जितने भी कर थे, चुंगी कर थे, टैक्स थे, सीमा शुल्क था, सब हटा दिया। वो कहा कि इक्विवेलेंट कर दिया, यानी कि अंग्रेजों को और भारतीय व्यापारियों को बराबर कर दिया कि अब भारतीय व्यापारी भी कहीं भी शुल्क नहीं जमा करेंगे, कहीं भी शुल्क नहीं देंगे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज काफ़ी नाराज हो गए। उनको लगा कि ये यहाँ के व्यापारियों को क्यों शुल्क मुक्त कर दिया, अब इससे जो हमारी इनकम हो रही थी वो तो हमारा जो है कि अब इनकम बंद हो गया, जो भारतीय व्यापारियों से हम लेते थे। तो इससे अंग्रेज काफ़ी खिन्न हो गए। दूसरा चीज़ कि मीर कासिम जो बिहार के नायब सूबेदार थे जिनका नाम था राम नारायण, उनसे मीर कासिम बार बार कहता था कि आप अपने यहाँ के आय व्यय का ब्यौरा हमको दीजिए,
उसके बार बार कहने के बावजूद भी बिहार के जो राम नारायण थे, जो नायब सूबेदार थे, वो मीर कासिम की बात की अवहेलना कर रहे थे, मीर कासिम की बात को नहीं सुन रहे थे। इससे मीर कासिम काफ़ी खिन्न हो गया। जब खिन्न हो गया तो मीर कासिम क्या आता है, बिहार जाता है और अटैक करता है और उनको पकड़ करके उनकी हत्या कर देता है। जब उनकी हत्या होती है तो इसी बीच क्या होता है कि एलिस नामक एक अंग्रेज था, जिसका नाम था एलिस, और जिसकी हत्या करता है मीर कासिम, उसका क्या नाम था, राम नारायण, यानी बिहार का नायब सूबेदार था राम नारायण। इनकी हत्या कर देता है। जब इनकी हत्या होती है तो एलिस नामक एक अंग्रेज था, वो क्या करता है, पटना पर अटैक कर देता है, पटना को अपने कब्जे में ले लेता है। जब वो कब्जे में पटना को लेता है तो तुरंत जो है कि मीर कासिम पटना पर भी आता है। पटना पर जब आता है तो एलिस को भी पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है, ठीक है ना, एलिस को भी बंदी बना लेता। अब इससे क्या होते हैं कि अंग्रेज जो है अब तुरंत क्या करते हैं कि मीर कासिम को इसके पद से हटा देते हैं। कहते हैं कि अब ये नवाब के योग्य नहीं है ना, इसको इसके पद से हटा देते हैं। कब, 1763 में ही, 1763 में ये मीर कासिम को अंग्रेज इनके पद से हटा करके पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा देते हैं। इसी मीर जाफर को कहते हैं तुम ही इस लायक हो, तुम ठीक हो, ये तुम्हारा जो दामाद है वो ठीक नहीं है ना। तो मीर कासिम को पुनः बना देते हैं 1763 में। ये 1763 में गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये गद्दी पर बैठता है मीर जाफर, तो ये मात्र 2.5% नमक कर के बदले बस 2.5% नमक कर लेता था, है ना। बाकी जितना भी कर था सब कर मुक्त कर दिया अंग्रेजों को, सारा टैक्स फ्री कर दिया। मात्र 2.5% या कहीं कहीं आया है कि 3.5%, लेकिन ज़्यादातर मिला है हमको, जहाँ तक हम जानते हैं 2.5% ये कर लिया अंग्रेज़ों से, और 2.5% कर के बदले जितने भी कर थे सब अंग्रेज़ों के लिए फ्री कर देता है, ठीक है ना। अब अंग्रेज क्या करते हैं, अब अंग्रेज मीर कासिम के ऊपर बार बार जो है मीर कासिम को ढूंढना शुरू करते हैं। इसको पकड़ करके सोचते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। मीर कासिम इसी बीच चला जाता है अवध के नवाब के पास, अवध मीन्स लखनऊ के नवाब के पास। यहाँ आता है सुजाउद्दौला, लखनऊ के नवाब थे, उनका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के पास उसी समय जो है आलमगीर द्वितीय यानी मुगल सम्राट मौजूद थे उसी दरबार में, सुजाउद्दौला के पास ही थे, अवध में ही थे, नाम था आलमगीर द्वितीय, ये भी वहाँ मौजूद थे। इन दोनों लोगों से जाकर के मीर कासिम क्या करता है, वार्ता करता है कि अंग्रेज जो है काफ़ी अपना पर फैला रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम भारतीयों को काफ़ी तंग कर रहे हैं, एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऊपर से भारतीय व्यापारियों को भी लूट ले रहे हैं, उनसे भी पैसा अपने ही वसूल ले रहे हैं, जो राजस्व में आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो क्यों ना हम लोग मिल करके अंग्रेज़ों का सामना करें। इन तीनों में एक संधि हो जाती है, और संधि जब हो जाती है तो एक फ़ौज यहाँ से निकलती है, आती है पटना के पास एक बक्सर नामक जगह है, वहाँ पर बक्सर, यहीं पर दोनों फौज, यहीं पर ये फौज आती है, और इधर से अंग्रेजी फौज भी चल देती है। अंग्रेजी फौज तो मीर कासिम को ढूंढ ही रही थी, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज आई थी। हेक्टर मुनरो, इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज आती है। बक्सर के सामने जो है इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना की मुलाकात हो जाती है। कब, 1764 ईस्वी में, यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है ना। इस बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना यानी मीर कासिम, सुजाउद्दौला, आलमगीर की संयुक्त सेना को अंग्रेज पराजित कर देते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जो प्लासी का युद्ध था, भले वो जो है कि प्लासी का युद्ध नहीं षड्यंत्र था, लेकिन अंग्रेज अपना जो है विजय होने का सिक्का यहाँ पर गाड़ देते हैं बक्सर में, और यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि हम संयोग से नहीं जीतते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम युद्ध लड़ते हैं तब जीतते हैं। यानी उन युद्ध में सही माने में अगर अंग्रेज युद्ध लड़े तो बक्सर का युद्ध लड़े, और इस युद्ध में इस संयुक्त सेना को अंग्रेज पराजित कर देते हैं, और यहीं से भारत की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। बदलनी तो प्लासी के युद्ध के बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन बक्सर का युद्ध एक्चुअल में यहाँ पर अंग्रेजों को श्रेष्ठ साबित कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि
ये युद्ध अक्टूबर में शुरू होता है 1764 में, और 65 में क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर के आ जाता है। ठीक है ना, युद्ध हो गया, युद्ध में इन तीनों लोगों की पराजय हो जाती है। अब इनके बीच संधि करने के लिए दोबारा फिर क्लाइव आता है भारत। ठीक है ना, अब देखते हैं क्लाइव आता है तो क्या करता है। क्लाइव आता है, कब आता है क्लाइव? 1765 ईस्वी में क्लाइव आता है। तब वो दबाव डालता है संधि के लिए। किनसे? इन्हीं मुगल बादशाह और आपके जो है शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे। और इधर मीर कासिम जब युद्ध में पराजित होते हैं, ये दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं, उधर ही जाते हैं, उधर ही उनकी मौत हो जाती है। 1777 में लोग बताते हैं कि मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। 1777 में ही मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं होती है, दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, जान गए कि अब स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ रहने लायक नहीं है। 1765 में जब क्लाइव आता है तो यह जो है संधि करता है, 2 संधि करता है। दोनों संधि काफ़ी फेमस है। पहला है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधि होती है। एक संधि होती है किससे? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से। आलमगीर द्वितीय से कौन करता है? क्लाइव करता है। और दूसरी संधि वो करता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। ठीक है ना, 2 संधियां करता है। एक 8 अगस्त को करता है, 8 अगस्त 1765। एक जो है 16 अगस्त 1765 को ये जो है संधि करता है ना। और इस संधि में होता क्या है? इस संधि में ये जो है दबाव डालता है आलमगीर के ऊपर। कौन? क्लाइव। क्लाइव क्या दबाव डालता है? क्लाइव दबाव डालता है, दरअसल देखा जाए तो ये जो है जो संधि होती है आलमगीर द्वितीय से, ये 8 को नहीं बल्कि 12 को, 12 अगस्त को होती है। दूसरा जो है 16 अगस्त को शुजाउद्दौला से होती है। तो इस संधि में कुछ शर्तें आलमगीर द्वितीय को माननी पड़ती है अंग्रेजों को। वो संधि क्या थी? वो संधि ये थी कि अब, अच्छा एक चीज़ और बता दें, 1765 में क्लाइव जब आता है तो मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी रहती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर जाफर गद्दी पर था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होती है तो मीर जाफर की मृत्यु होगी रहती है। और गवर्नर कौन बन जाता है? अरे सॉरी, नवाब कौन बनता है? नजमुद्दौला। इसी का पुत्र था, नाम था नजमुद्दौला। ये गद्दी पर बैठ जाता है। क्यों? इसका जो है सिग्नेचर था यहां पर। जब आलमगीर द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त को, तो क्लाइव, आलमगीर द्वितीय और नजमुद्दौला, इन तीनों का उस पर सिग्नेचर होता है, साइन होता है ना। इसलिए याद रखिएगा कि मीर जाफर नहीं था उस वक्त नजमुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन चुका रहता है। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्लाइव जो है मीर आलमगीर द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी प्राप्त कर लेता है। कहता है कि हमको तीनों की क्या कर दीजिए? दीवानी। इन तीनों की दीवानी प्राप्त कर लेता है और ये मंजूरी आलमगीर द्वितीय दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है कि नवाब को ये क्लाइव करता है कि कड़ा और इलाहाबाद, नवाब से कड़ा और इलाहाबाद भी ले लेता है। ऐसा कहीं की किताबों में लिखा गया है कि कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के आलमगीर द्वितीय को दे देता है, लेकिन आलमगीर द्वितीय को नहीं, आलमगीर द्वितीय से ही कड़ा और इलाहाबाद ले लेता है। और बदले में क्या करता है? 26 लाख पेंशन देने पर सहमति हो जाती है। किसको? पेंशन 26 लाख आलमगीर द्वितीय को।
और कहता है कि आलमगीर द्वितीय को अब 26 लाख पेंशन दिया जाएगा। आलमगीर द्वितीय से कड़ा और इलाहाबाद ले लेता है, इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेता है। ये यानी कि इलाहाबाद की पहली जो संधि होती है उसमें ये 3 प्रमुख शर्तें थी और तीनों शर्तों पर मुहर लग जाता है। और सिग्नेचर किसका किसका होता है इस शर्त पर? इलाहाबाद की प्रथम संधि पर होता है आपका क्लाइव का होता है, नजमुद्दौला का होता है और आलमगीर द्वितीय का होता है। उसके बाद ये जो है 12 अगस्त के बाद ठीक 4 दिन बाद ये क्लाइव पहुंचता है सुजाउद्दौला के पास, अवध के नवाब के पास, और इनसे भी अलग एक संधि करता है जिसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या होता है। 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। किसके बीच होता है? क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच इलाहाबाद की क्या होती है? द्वितीय संधि होती है। इस संधि में क्या होता है? कड़ा और इलाहाबाद, देखिए कड़ा और इलाहाबाद तो आलमगीर द्वितीय से ही ये सब ले लेते हैं उन सबों का। अच्छा, आलमगीर द्वितीय से क्यों लेते हैं जबकि कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब के पास था ना? तो अंग्रेजों का यह मानना था कि जो मुगल सम्राट है सारी संपत्ति उसी की है ना। अगर अवध के नवाब भी हैं तो मुगल सम्राट के अधीन है, इसीलिए वो मुगल सम्राट से सिग्नेचर करवाता है। और इनसे क्या कहता है सुजाउद्दौला इलाहाबाद की द्वितीय संधि में कि आपको पूरा अवध आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन क्या छोड़कर? कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद ये प्रथम संधि में ही ले लिया, तो कहा कि कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके अवध का पूरा क्षेत्र हम आपको क्या कर दे रहे हैं? दे रहे हैं, है ना। उसके बाद कंपनी को 50 लाख रुपए भी मांगता है सुजाउद्दौला से। कहता है कि आप हमें हर्जाने के रूप में क्या करेंगे? 50 लाख रुपया देंगे। और 50 लाख रुपया के साथ साथ ये कह दिया कि हमको चुनार का किला भी चाहिए। इस पर भी सहमत हो जाते हैं सुजाउद्दौला। यानी दूसरी संधि देखिए क्लाइव कर रहा है सुजाउद्दौला से, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में पूरा अवध तो दे देता है सुजाउद्दौला को, लेकिन कहता है कि कड़ा और इलाहाबाद हमको दे दीजिए, हमको मिल गया है, ये छोड़ करके आपको पूरा अवध हम दे रहे हैं क्योंकि हम युद्ध में आपको पराजित कर चुके हैं, है ना। तो अब जो दिया जा रहा है उसको ले लीजिए आप चुपचाप। दूसरा 50 लाख रुपये आप हमको देंगे, मैं इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ कि पूरा अवध आपको दे रहा हूँ, 50 लाख रुपया दीजिए। दूसरा चुनार का जो किला है वो मेरे हवाले कर दीजिए, ठीक है ना। और तीसरी शर्त इसने रखा कि पूरा अवध जो है, यानी पूरे अवध में अब अंग्रेज कर मुक्त व्यापार करेंगे। कर मुक्त व्यापार करेंगे। पूरे अवध में अब अंग्रेज क्या करेंगे? कर मुक्त व्यापार करेंगे। इन सारी बातों पर क्या होती है? सहमति बन जाती है। यहां तक कि उसमें यह भी बात होता है कि अब हमारी एक फौज भी रहेगी आपकी हिफाजत करने के लिए, लेकिन उसका भी खर्च आप ही को उठाना होगा। तो ये तो बात की बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बातें हुई कि पूरा अवध हम आपको दे रहे हैं, कड़ा और इलाहाबाद ले रहे हैं, 50 लाख रुपया देना पड़ेगा, चुनार का किला आप हमको दे दीजिए, पूरा अवध अब हम क्या करेंगे? कर मुक्त व्यापार करेंगे। इस तरीके से इलाहाबाद की यह संधि संपन्न कराता है कौन? क्लाइव, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि नजमुद्दौला का भी क्या होता है। 70 के आसपास जाकर के इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1670 के आसपास नजमुद्दौला का मृत्यु हो जाता है और ये जो है समझिए एक तरीके से आखिरी नवाब थे। और इसके बाद यहाँ का बंगाल का जो है नवाबों की जो कहानी है वो समाप्त हो गई, है ना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अगले नवाब। हो सकता है कल हम लोग जो है कि अवध के नवाब की तरफ चलें, है ना। अवध के नवाब को हम लोग कल देखेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि क्या बंगाल के जो नवाब थे जिनको आज हम लोग पढ़े हैं, नजमुद्दौला को हम लोग देखेंगे, नजमुद्दौला की भी मृत्यु हो जाती है, तो क्या नजमुद्दौला ही अवध का आखिरी नवाब था या इसके बाद भी कोई नाम मात्र का नवाब बना था? तो
आपको ये बताना है कि अवध का नाम मात्र, अरे सॉरी, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था। ये कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कमेंट जरूर किया करिए। ओके, थैंक यू।